इस सेशन में हमने बात की थी कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट जितनी जल्दी रिजॉल्व किया जाए उतना बेहतर है और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। आज हम उन स्ट्रेटजीज को एक एक करके गहनता से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है विड्रॉ या अवॉइड, लेट इट गो। अब हम किन चीज़ों को लेट इट गो कह सकते हैं, किन चीज़ों से विड्रॉ कर सकते हैं, हमने डिटेल में बताई थी। जिनमें हमारा रिलेशनशिप या इम्पोर्टेंस ऑफ गोल लो है, उन केसेज में हम विड्रॉ कर सकते हैं। इन दिस अप्रोच यू विल अवॉइड और रिट्रीट फ्रॉम द conflict and allow it to go resolve itself. These techniques can be used when the stakes are low and the conflict is likely to disappear its own. जब वो अपने आप ही खत्म होने वाले लगता हो तो वहाँ उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। आइए इसका जो मेन टेक्निक का किन किन केसों में हम इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। नंबर 1, individual involved in the conflict are not influential stakeholders. इसका मतलब जो गोल है उसकी इंपॉर्टेंस नेग्लिजिबल है, हो जाए तो भी नहीं हो तो भी उन चीज के लिए कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए जिनका स्टेक्स बहुत लो है। नंबर 2, द इशू डज नॉट रिक्वायर टाइम इन्वेस्टमेंट। उसमें कोई टाइम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, इशू इतना छोटा है अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए वहाँ रिलेशनशिप और गोल, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल दोनों लो हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, एन इंटेंस आर्गूमेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड द इंडिविजुअल नीड टाइम टू कूल ऑफ। ऐसे केसों में छोटी मोटे वाद विवाद या कुछ डिस्कशंस, आर्गूमेंट ऑलरेडी हो चुके होते हैं, वहीं उनको बंद करना बेहतर माना जाता है। नंबर 4, यू डू नॉट हैव एनफ इंफॉर्मेशन टू परसू अदर टेक्निक्स। जब आपको ये भी नहीं पता हो कि और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है, तो तब भी आप लेट इट गो कह देते हैं, ठीक है यार कौन झगड़े में पड़ेगा, छोड़ दीजिए। तो इन केसों में यह लागू होता है। आइए अब समझते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह टाइम बहुत बचाती है, आपकी पीस को असर्टेन करती है। इट इज गुड स्ट्रेटेजी टू लो लेवल डिसएग्रीमेंट्स, जिनमें आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, उनमें डिसएग्रीमेंट है, छोड़ दीजिए, हाँ भाई यू कैन विन, आई कैन लूज, and gives you enough time to prepare if the conflict re-emerges. आपको दोबारा यदि कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आपको बहुत टाइम मिलता है, ठीक से तैयारी कर लीजिए, डेटा तैयार कर लीजिए और डेटा के साथ बात कीजिए तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व बहुत तेजी से होता है। इसका लॉस क्या है? विड्रॉल इज नॉट ए सॉल्यूशन। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से विड्रॉ करना उसका कोई विड्रॉल कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन नहीं है। इट डज नॉट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड मे वीकन योर पोजीशन। या कभी कभी आपको वीक भी बनाता है कि उसको कुछ पता नहीं है, वह डरता है, लोग आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि द अदर पार्टीज में अज्यूम यू हैव एन अनफेयर बायस, कि उसको पता नहीं था, अननेसेसरी अनफेयर बायस के कारण वो ऐसी बात कर रहा था। टीम मेंबर्स में थिंक यू लैक स्किल्स, कि आप में अपने स्किल सेट की या कॉम्पिटेंस की कमी है। यू आर नॉट अथॉरिटेटिव। तो ये छोटी छोटी बातें आपके बारे में कही जा सकती हैं, ये इसका बड़ा नुकसान है। आइए अब नंबर 2 टेक्निक को समझते हैं। उससे पहले यह बात जान लें कि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कॉरपोरेट में इसका उपयोग मिनिमम करना चाहिए, क्योंकि यदि आप विड्रॉ करते रहेंगे तो सामने वाली पार्टी आपके बारे में र्यूमर्स या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर आपकी इमेज को खराब करेगी।
इसीलिए ऐसा कहा जाता है, मैनी एक्सपर्ट डज नॉट कंसिडर दिस टेक्निक्स ए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बिकॉज विड्रॉइंग एंड अवॉइडिंग इज नॉट ए सॉल्यूशन। अब आते हैं नंबर 2 की बात करना कि स्मूथ और एकोमोडेट कहाँ करना, कैसे करना, किन परिस्थितियों में करना, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले बात समझते हैं कि यू फाइंड एरियाज ऑफ एग्रीमेंट, ट्राई टू स्मूथ आउट द सॉल्यूशन, कि इतना तुम कर लो, इतना मैं कर लूंगा, एंड सर्कमस्टांस टफ डिस्कशंस। द स्मूथिंग टेक्निक्स गिव मोर कंसिडरेशन टू वन पार्टी देन द अदर। You downplay the seriousness and behave as a conflict never exist। तो ये कुछ चीजें इसकी हैं जो आपकी समझने के लिए आवश्यक है। ये कहाँ हेल्पफुल होती हैं, ये नीचे के जो हम आगे बात कर रहे हैं उन केसेस में हेल्पफुल होती हैं। नंबर 1, यू डू नॉट हैव टाइम टू डील विद द प्रॉब्लम। जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, आपके पास समय का अभाव है। कौन यार इस चीज में घंटों बर्बाद करेगा, छोड़िए, जाने दीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा, टाइम विल रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, कह करके छोड़ देते हैं। नंबर 2, यू रिक्वायर ए टेम्परेरी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार परमानेंट जब आएगा तब मैं डेटा कलेक्ट कर लूँ, अभी टेम्परेरी सॉल्यूशन पा लेता हूँ और मुझे टाइम मिलेगा, मैं अपने आप को रीडेवलप करके फिर बात करूंगा। नंबर 3, द कॉन्फ्लिक्ट इज माइनर एंड इन्वॉल्व लेस इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर्स। मतलब उसके लिए आपको उसका जो रिलेशनशिप है वो तो मायने रखता है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, इसीलिए आपको इस टेक्निक को अपनाया जा सकता है। आइए इसका बेनिफिट क्या है। दिस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट्स। बहुत कम या आराम के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं। By ignoring unimportant arguments, you can focus on essential issues। जो आपकी प्रायोरिटीज है उनको फोकस कर सकते हैं, बड़े इश्यूज को देख सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, रिलेशन को बना सकते हैं। Solutions can be handled simply while bringing harmony, creating goodwill and providing enough time to find the permanent solution। तो इसमें 2 चीजें, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रांग मान रहे हैं, आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो आपकी एक तो गुडविल बनेगी, लोगों के साथ हार्मोनी होगी, व्यवहार होगा, सद्भावना होगी और आपको एनफ टाइम मिलेगा ताकि आप परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ सकें। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या क्या होते हैं। इफ यू फेल टू प्रोवाइड द बैलेंस्ड अप्रोच, आपने एब्रप्टली विड्रॉ कर लिया तो खतरनाक है। यदि आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपना कर किया तो ठीक है, देन द पार्टी में गेट द अनफेयर एडवांटेज। यदि आपने बैलेंस करके नहीं किया तो वो अनफेयर एडवांटेज लेगी। while the parties who are not being accommodated you may question। जिसको आप एकोमोडेट कर लेंगे वो तो नहीं करेगी, जिसको नहीं करेंगे वो क्वेश्चन करेगी। योर अथॉरिटी एंड द स्टॉप रिपोर्टिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑल टूगेदर। 2 नुकसान हुए। नंबर 1, एक तो आपकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करेंगे, दूसरा आगे से आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ये नुकसान है। आइए अब तीसरी स्ट्रेटेजी समझते हैं। उससे पहले इसके जो जीस्ट लोग कहते हैं उसको समझते हैं। दिस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी इज नॉट रिकमेंडेड एज इट ऑफन वीकन द प्रोजेक्ट मैनेजर्स अथॉरिटी। जो प्रोजेक्ट पर काम करते हैं उन लोगों में आपकी अथॉरिटी को कमजोर कर देती है। तीसरी है फोर्स और डायरेक्ट, कि आप सामने वाले को या तो फोर्स करके रोक दें या एक डायरेक्शन दे करके उसको दूसरी तरफ जिधर आप ले जाना चाहते हैं उधर दे दें। जो हिंदी फिल्मों का गाना है, जिसको सुलझाना न हो मुमकिन उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, वो यहीं से लागू होता है कि जब आपको किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं पता हो तो उसको एक अच्छी सी डायरेक्शन दे करके छोड़ दीजिए, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। आइए इन चीजों को समझने के लिए हमें इसकी ठीक से डेफिनेशन को समझना होगा। इन दिस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी
You will agree with one party's viewpoint and enforce their wishes. आप उसके व्यू पॉइंट को तो एग्री करते हैं, उसके विशेष को एनफोर्स करते हैं, लागू करते हैं. दिस इज विन लूज, कि आप जीते मैं हारा सिचुएशन है. दिस इज ए विन लूज सिचुएशन एंड रिस्क डीमोरलाइजेशन द टीम. इसमें यह रहता है हमेशा कि जो आपके साथ टीम है वो डीमोरलाइज हो जाती है कि यार हमारा बॉस ठीक नहीं है, हमारा ये टीम मेंबर ठीक नहीं है, विड्रॉ कर जाता है या प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करता है. तो ये कुछ इसके नुकसान भी हैं. आइए समझते हैं कहाँ लागू हो सकता है, कैसे लागू हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं. नंबर यू नीड ए क्विक सॉल्यूशन, जहां आपको समय बचाना हो, क्विकली आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ये लागू कर दीजिए. दूसरा, यू नो दैट वन पार्टी इज राइट, आपको पहले से ही पता है कि उसका जो इंफॉर्मेशन है वो राइट है. नंबर 3, यू डू नॉट हैव टाइम टू इन्वेस्टिगेट, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन को डिग आउट कर सकें, कलेक्ट कर सकें, एनालाइज कर सकें, इवेल्युएट कर सकें. तो आप सोचते हैं चलो अगली बार देखेंगे, इस बार विड्रॉ करते हैं. नेक्स्ट है द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं, ठीक है, जो इम्पैक्ट आएगा उसको रिकवर करेंगे किसी दूसरी टेक्निक से. नंबर नेक्स्ट है द रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स इज नॉट एसेंशियल. ऐसे केसेस में रिलेशनशिप को भी, ना तो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है और ना ही उसका जो आपकी लाइफ में टास्क का या गोल का इम्पैक्ट आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन दोनों केसेस को इस तरह से यूज कर लेने से आपको समय की और रिसोर्सेज की बर्बादी से बच जाते हैं. नेक्स्ट है इसका बेनिफिट क्या है. दिस टेक्निक्स प्रोवाइड ए क्विक सॉल्यूशन, बहुत जल्दी से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है. इट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट नो एफर्ट्स फ्रॉम द मैनेजर एंड मे हेल्प एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी. ठीक है, इसका डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है. यूजिंग दिस टेक्निक्स मे लीव द नेगेटिव इंप्रेशन, सामने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि इसने ऐसा क्यों किया, क्या इसको जानकारी नहीं है, इसकी स्किल सेट कम है, इसकी कॉम्पिटेंसी कम है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने मन में लेकर के उसका माइंड बॉगल करने लगता है. यू मे लूज अपॉर्चुनिटी दैट कुड बी गेन्ड फ्रॉम द अपोजिंग पार्टीज व्यू पॉइंट. आपको जो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी उनको आप लूज कर सकते हैं. यू कैन नॉट अप्लाई दिस टेक्निक्स विद पावरफुल स्टेक होल्डर्स, जहां सामने वाला बहुत पावरफुल स्टेक होल्डर से, वहां कभी भी इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते, ना ही करनी चाहिए. एज इट में बैकफायर एंड वर्सन द कॉन्फ्लिक्ट. एक तो ये बैकफायर कर जाएगी, आप ही को नुकसान करेगी, और जो कॉन्फ्लिक्ट का इंपॉर्टेंस है वो और खराब हो जाएगी. वर्सन द कॉन्फ्लिक्ट, उस चीज को और भी बर्बाद कर सकती है. नंबर 4 पर आते हैं कंप्रोमाइज. यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, ये विन विन सिचुएशन की तरफ ले जाती है. इसको बोलते हैं कंप्रोमाइज और रिकंसाइल. इसमें हमें कुछ चीजें करनी आवश्यक है. यू विल टेक सजेशंस फ्रॉम द बोथ साइड्स एंड पार्शली सेटिस्फाई देम. आप एक तो सुनते सबको हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सजेशंस कलेक्ट करते हैं, उनकी वॉइस को कैप्चर करते हैं और दोनों पार्टी को आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं. This technique is useful when the stakeholders involved hold equal power, जहां दोनों की बराबर क्षमताएं हों, फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस बराबर हों, एक दूसरे को को क्रिएट करने के चांसेस हों, वहां ये टेक्निक बहुत यूजफुल होती है. यू मे यूज दिस टेक्निक्स इन द फॉलोइंग केसेस. कहां यूज कर सकते हैं. नंबर 1, ऑल द पार्टी इन्वॉल्व नीड टू विन, जहां सब कोई जीतना चाहते हैं, सब विन विन सिचुएशन को चाहते हैं. दूसरा, यू हैव एन इक्वल रिलेशनशिप विद बोथ द पार्टी, जहां दोनों पार्टियों के साथ आपके रिलेशनशिप इक्वल हो और बहुत स्ट्रॉन्ग हो. नंबर 3, कोलैबोरेशन एंड फोर्सिंग टेक्निक्स हैव फेल्ड, कि आपने पहले उनके साथ कोलैबोरेटिव या फोर्सिंग टेक्निक को यूज करना चाहा लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई, फेल हो गई, तो आप इस टेक्निक को, कंप्रोमाइज को यूज कर सकते हैं. नंबर 4,
यू नीड ए टेम्परेरी सॉल्यूशन, यह भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती है, टेम्परेरी सॉल्यूशन फॉर द टाइम बीइंग चाहिए, बाद में कॉन्फ्लिक्ट को ठीक से रिजॉल्व करेंगे। नंबर नेक्स्ट जो इसमें बेनिफिट है उसकी बात करते हैं। दिस टेक्निक्स प्रोड्यूस क्विक रिजल्ट्स, लोअर्स द स्ट्रेस, स्ट्रेस कम आता है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है तो माइंड में जो वरीज हैं या जो इंफॉर्मेशन की बॉगलिंग्स हैं वो बंद हो जाती हैं। एंड कीप ऑल पार्टीज सेटिस्फाइड अंटिल ए परमानेंट सॉल्यूशन इज फाउंड, जब तक स्थायी कोई हल नहीं मिल जाता तब तक सारी पार्टियां अपने आप में संतुष्ट होती हैं। यू कैन देन कूल ऑफ एंड रिविजिट द सिचुएशन लेटर, आपको जब समय मिले अपने समय के हिसाब से आप इस प्रॉब्लम को रिविजिट करके परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अब इसके नुकसान का क्या है? इसके भी नुकसान है। दिस टेक्निक्स डज नॉट जनरेट ट्रस्ट, ना तो इससे ट्रस्ट बनता है ना लॉन्ग टर्म में आप में बिलीव डेवलप होता है, तो ये दो चीजों को खत्म कर देती है, एक तो ट्रस्ट और एक बिलीफ। ऑल पार्टीज रिमेन अनसेटिस्फाइड, आपको लगता है कि हमने सॉल्यूशन दे दिया लेकिन कोई संतुष्ट नहीं होता। एंड द कॉन्फ्लिक्ट कुड री सरफेस, वह दोबारा निकल करके बाहर सर्विस पे आ जाता है। मोरल आर नॉट बीइंग स्ट्रेंथन, न टीम का न स्टेक होल्डर्स का मोरल मजबूत बनता है बल्कि सबका मोरल डाउन चला जाता है। यू मे हैव टू एंश्योर ऑल पार्टीज अबाइड बाय द एग्रीमेंट, केवल आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि जो समझौता हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, जो एक सॉल्यूशन पर पहुंचे थे उसका सब पालन करें। यदि किसी एक ने पालन नहीं किया तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है, तो ये इसका भी डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की, जो सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट में सक्सेसफुल है और लोग इसी को यूज करते हैं, वो है कोलैबोरेट प्रॉब्लम सॉल्व, कि आप या तो कोलैबोरेट कर लें या प्रॉब्लम को पूर्णतः सॉल्व करें। इसके लिए क्या करना है? इन दिस कोलैबोरेटिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी यू विल डिस्कस, एक एक इंफॉर्मेशन डिस्कस कर दी जाती है, इशू पूरी तरह डिस्कस किया जाता है विद ऑल पार्टीज, विद ऑल स्टेक होल्डर्स एंड एग्री ऑन ए सॉल्यूशन व्हाइल कंसिडरिंग मल्टीपल व्यू पॉइंट, सबके व्यू पॉइंट लेकर के एक निश्चित आइडिया पर, निश्चित व्यू पॉइंट पर काम करने के लिए सब लोग तैयार होते हैं। दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव अप्रोच। यहां क्रिएटिविटी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आइए अब इसको समझते हैं कि ये टेक्निक कहां अप्लाई की जा सकती है। यू मस्ट इनकॉर्पोरेट मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट जहां हो वहां कर सकते हैं। इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व, जिनसे आपके बिजनेस का या आपके करियर में ग्रोथ का चांसेस बहुत जाते हैं, वो सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ इन्वॉल्व रहते हैं। एक कंसेंसस इज रिक्वायर्ड, सबकी एक सहमति, वो भी स्वेच्छा से, फोर्स करके नहीं, वो जरूरी है। नंबर नेक्स्ट, यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका सबसे बड़ा जो गेन पॉइंट है वो ये है कि सबको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाती है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है और एक कंसेंसस बन जाती है। डिपेंड करता है उसके टैलेंट पर, उसकी कॉम्पिटेंसी पर। आइए इसके भी बेनिफिट और इसके लॉसेस समझते हैं। बेनिफिट है द कोलैबोरेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग का, दिस इज द रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स दैट प्रोवाइड ए सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। ये केवल परमानेंट सॉल्यूशन देती है, बाकी पहले की चारों टेक्निक्स कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती। इट ब्रिंग्स कंसेंसस, एक तो सबकी सहमति होती है, सबको कमिटमेंट, सबका अपना एक कमिटेड मर्यादाओं के साथ कमिट किया जाता है। एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, शेयर करनी पड़ती है, तभी आउटकम निकलता है, नहीं तो कोई आउटकम नहीं आता। दिस टेक्निक क्रिएट ए विन विन सिचुएशन, यह सबके लिए विन विन सिचुएशन बनाती है। टीम का विश्वास बहुत बड़ा डेवलप करती है, सबको रेस्पेक्ट दिलाती है, आपको भी रेस्पेक्ट दिलाती है। एंड एस्टेब्लिश योर अथॉरिटी, और आपका जो अधिकार है,
जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपकी औकात है, उसको एस्टेब्लिश करती है। इसके भी नुकसान हैं। इसका नुकसान क्या है? दिस टेक्निक्स इज नॉट सुटेबल फॉर क्विक सॉल्यूशंस। इसके लिए आपको टाइम चाहिए। यदि आप क्विक सॉल्यूशंस चाहते हैं तो ये टेक्निक बिल्कुल काम नहीं करती। एज इट रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट, इट इज जनरली यूज फॉर कॉन्फ्लिक्ट दैट मे अफेक्ट योर प्रोजेक्ट। ये यहां यूज करनी चाहिए जहां आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट करती हो, या आपकी पावर्स को या आपकी पोजीशंस को अफेक्ट करती हो, तो वहां ये टेक्निक अवश्य यूज करनी चाहिए। आइए अब समझते हैं जो हमने पहले डिस्कशन में, पहले सेशन में बात की थी। दोबारा से इस चारों पांचों जो टेक्निक्स है, पांचों टेक्निक समरी को बताते हैं। जहां आपका इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गोल लो है तो अवॉइडिंग को अपनाइए। जहां आपका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखता है, और गोल की इंपॉर्टेंस नहीं है तो एकोमोडेट कीजिए। और जहां आपको गोल बहुत हाई है और आपका रिलेशनशिप लो है तो आप फोर्स कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए। और जहां आपकी दोनों चीजें इक्वल हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल और इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, तो कंप्रोमाइज कर लीजिए। और जहां दोनों चीज हाई है, आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गोल भी वेरी हाई है और इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप भी वेरी हाई है, तो वहां कोलैबोरेट कीजिएगा। तो ये पांचों टेक्निक आप अपने जीवन में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने कैरियर को गति दे सकते हैं, अपने बिजनेस को गति दे सकते हैं, और एक अच्छी पोजीशन अपहैंड कर सकते हैं। इसीलिए आपको इस पांचों टेक्निक को समझकर लागू करना अत्यंत आवश्यक है। आज इतना ही, आगे की बातें फिर अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आपसे वही निवेदन कि यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है, इन वीडियोज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हमें अपना सहयोग देकर सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। और अपने जीवन में यदि सफलता के लिए आप हमसे कुछ और जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, हमें लिखिए, फोन कीजिए, सारी डिटेल हम आपको देते रहते हैं। आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।